हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में कनाडा से चलकर हमारे मेहमान आए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर सरन घई। आप समाज सेवी हैं, चिंतक हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं और समाज सेवी भी हैं। कनाडा से आए हमारे प्रोफेसर सरन घई जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने मेरे को ये समय दिया और आपकी जो लोग हैं उन तक रूबरू होने का मौका दिया, बहुत बड़ी बात है। जी जी जी, अभिनंदन है। घई साहब, हम आगे चलते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि आपको लेखन की प्रेरणा कब और कैसे मिली? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जी शुक्रिया। लेखन का मुझे जो प्रोत्साहन मिला है ये बिल्कुल एक अलग तरीके का प्रोत्साहन है। मैं जब 6th ग्रेड में पढ़ता था, जी 6ठी क्लास में, जी, मैंने तब लिखना शुरू किया था। वाह। तो मैं जो भी लिखता, मेरे जो पिताजी थे वो उर्दू और फारसी के शायर थे। वाह। तो जो भी मैं लिखता था, हिंदी में या इंग्लिश में, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ, मैं उनको सुनाया करता था कि मतलब ये मैंने लिखा है, इसको देखिए ठीक तो है या वो नहीं। पिताजी जो हैं, अगर उनको अच्छा लगता था कि अच्छा लिखा मैंने, तो मुझे 10 रुपये दिया करते थे। क्या बात 10 का नोट। वाह। और अगर उनको पसंद नहीं आए जी, तो दबा भी जाते थे। अच्छा, 10 रुपये नहीं देते थे? 10 रुपये नहीं देते थे। तब मुझे लगता था कि पिताजी लोग कितने शातिर होते। क्या बात है। बच्चों का ये सरन घई जी, क्या ये शातिरानापन आपने अपने बच्चों के साथ भी किया क्या? बिल्कुल, खानदानी परंपरा तोड़ तो नहीं सकते। तो जब मैं कनाडा में, मैंने जब नमस्ते कनाडा न्यूज़पेपर शुरू किया, जी, हिंदी इंग्लिश का पहला न्यूज़पेपर था वो, तो मेरा बेटा उसको डिज़ाइन किया करता था। जी, तो जब मुझे उसकी डिज़ाइनिंग पसंद आती थी, मैं उसको $100 का नोट दिया करता था। वाह, प्रमोशन। और 10 से 100 हो गए, महंगाई बढ़ गई, डॉलर भी हो गए, डॉलर भी रुपए के। जी जी जी। और जब मुझे पसंद नहीं आता था, मैं भी दबा जाता था। वाह। अब मुझे नहीं पता वो मेरे को क्या समझता था। जो आप समझते थे अपने पिता के प्रति, वो आपके प्रति समझता था। तो बहुत अच्छा अनुभव आपने, बहुत अच्छा परंपरा जो है जी चलती आ रही है। तो ये परंपरा आपने अपने बेटे को भी दे दी है, वो अपने बेटे के साथ भी ऐसा करें? हाँ बिल्कुल, वो कर रहा है। अरे वाह, क्या कहने, क्या कहने। मेरे बेटे ने वहाँ पे वो जॉब भी करता जी, और ब्लाइंड्स का बिजनेस करता। वाह। विंडोज में ब्लाइंड्स लगते जी हैं। जी जी जी। तो वो अपने बेटे को भी, हालांकि वो अभी 12-13 साल का, वो साथ में लेके जाता और उसको सिखाता। बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। वो इंडिपेंडेंटली कुछ अच्छा करके आता तो उसको जो है ट्रीट पक्की। क्या बात है, क्या तो बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे घई साहब के जो परंपराएं आपके पापा जी ने चलाई, आपने चलाई, आपके बेटे चला रहे हैं, और ऐसी कौन कौन सी परंपराएं हैं जिन्हें आप निरंतर चला रहे हैं? अगर आप सोच रहे हो कि मारपीट की परंपरा तो वो तो हमारे यहाँ नहीं है। नहीं, लेकिन ये है कि जो हमारे धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है जी, उसमें जो भी हमें कहा गया है करने के लिए, हम उसको सच्चे मन से फॉलो करते हैं जी। और किसी भी हम ऐसी गलत रास्ते पे नहीं गए। हम जो है, हमारा भोजन बिल्कुल सात्विक भोजन है, बहुत, और वहाँ पर भी सात्विक भोजन ही है। और मेरा जो ग्रैंडसन है वो भी वही खाता है। क्या बात। वहाँ पे हमने मीट या शराब या ये सब चीज़ें जी अपने फूड में इंक्लूड नहीं की। बहुत अच्छी बात। और हम हर संडे को गुरुद्वारे जाते हैं, हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, और वो जाते ही जाते हैं। वाह वाह। बाकी और दिनों में जैसे भी संभव हो पाए हम जाते हैं, लेकिन ये 2 दिन हमने पक्के रखे। और पूरे परिवार को लेके, मतलब मेरा परिवार, मेरे बेटे का परिवार, मेरी बेटी का परिवार, सबको मैंने आज तक जोड़ा हुआ है वहाँ पे कि नहीं, ऐसी जगहों पे इकट्ठे चलो, ताकि वो जो एक हमारी संस्कृति की रूह है, वो रूह को ट्रांसफ़र करना। हमने ये नहीं करना कि हम परंपराओं को ढो रहे हैं। हम परंपराएं नहीं ढो रहे हैं, हमें जीना है। हम परंपराओं को जीने की कोशिश कर रहे हैं। वाह। मैं आपको बड़ा अच्छा एक मुझे उदाहरण याद आया। जब मैं शुरू में यहाँ से गया था इंडिया से कनाडा, मैं कनाडा सिर्फ 15 दिन रहा था, मैं अमेरिका चला गया था जी।
तो मेरे एक ब्रदर अमेरिका में, एक कनाडा में थे, तो उनके पास चला गया मैं। तो वहाँ पे मेरा बेटा तो 10वीं पास करके गया था इंडिया से, बेटी मेरी 7वीं पास करके गई थी। जी। तो उनको दोनों को स्कूल में डाला। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ गई इन बिटवीन, मेरी बेटी 7वीं पास करके गई थी, अमेरिका में उसको 9वीं क्लास में लिया गया। ओहो, अच्छा। क्योंकि उसका लेवल हायर था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी जो जनरल नॉलेज थी वो हायर थी उसके, हाँ, इसलिए उसको 2 क्लास ज़्यादा लिया गया। तो क्या हुआ कि जब ये दोनों बच्चों को स्कूल में डाला तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं बच्चों को कि वो घर पे भी इंग्लिश में ही बात करें। वाह। ये वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जी। तो लेकिन मैंने 2-3 दिन तो मैं सुनता रहा, बच्चे दोनों इंग्लिश में बात करते रहे। जी। तो फिर मुझे लगा नहीं, अब रोकने का टाइम आ गया। तो मैंने दोनों बच्चों से को बुलाया और कहा, मैं कहा घर के बाहर स्कूल में तुम चाहे इंग्लिश बोलो, फ्रेंच बोलो, स्पेनिश बोलो, जो मर्जी बोलो, घर के अंदर नहीं चलेंगी। घर के अंदर या तो हिंदी बोलो या पंजाबी बोलो, हम पंजाबी हैं, जी जी जी, तो जी। पंजाबी लैंग्वेज। बहुत तो उसका नतीजा ये रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा दामाद, सबको पता है कि इस परिवार में तो हिंदी ही चलेगी। वाह। तो जो भी आता है, चाहे बाहर जितनी मर्जी अंग्रेजी बोल लो, घर में हिंदी से ही और बातचीत वही करनी। चीज़ मैं अपने पोते को और दोतियों को भी सिखा रहा हूँ। मैं तो हिंदी में ही बात करता हूँ। वो कहती यू डोंट नो इंग्लिश, आई नो इंग्लिश बट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये कहें कि भारतीय संस्कारों को भी आप कनाडा में जीते हैं। बिल्कुल पक्के तौर पे जीते, मतलब इसमें मैं मोहर लगा के कहता जी। जो भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, तीज त्योहार हैं, या जो भी इस तरह के उत्सव आते हैं, वो सब आप कनाडा में जीते हैं। सब किस किस तरह से आप उन त्योहारों को मनाते हैं कनाडा में, वो भी हमें बताएं। आप शुरू करो। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय त्योहारों से शुरू करें। जी। 26 जनवरी जी, गणतंत्र दिवस। जी। बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल लेकर के वहाँ पे 3 साल तो मैं खुद डायरेक्टर रहा हूँ उसका, जी, संस्था जी, का, जी, जी, जी। पैनोरामा का। जी। तो वहाँ पे पूरा दिन प्रोग्राम चलते हैं। मतलब ये नहीं कि 2-3 घंटे का प्रोग्राम है। सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं, शाम को 8 बजे तक। उन कार्यक्रमों में क्या क्या चलता है? गाने, देशभक्ति के गाने, डांस, भारतीय गाने। हाँ, भारतीय गाने सारे। जी। वाह वाह वाह। तो मतलब एक इतना अच्छा माहौल, खाना पीना, तिरंगे झंडे को फहराया जाता है, झंडा राष्ट्रगान किया होता जाता है, राष्ट्रगान, हर चीज़ जो हम लोग 26 जनवरी पे करते हैं, जी जी, वो वहाँ पे होती है। वाह वाह। क्योंकि वहाँ पे बाहर नहीं हो सकता। 26 जनवरी को स्नो पड़ रही होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जनवरी तो सबसे वो महीना है। तो फिर उसके बाद में हम आते हैं बसंत पे। तो बसंत के प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, वो मनाते हैं। फिर उसके बाद में होली। होली तो खूब जोरदार मनती है। हम वहाँ पे एक संस्था है राजस्थान के, उस राजस्थान ना, राणा संस्था है। जी जी। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जी जी। तो वो लोग अरेंज करते हैं होली का कार्यक्रम। क्या बात है। तो वहाँ पे इतनी जम के होली खेली जाती है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन गीले नहीं। अच्छा, गीले पानी नहीं, सूखे पानी। सूखे मतलब जो सूखा पानी कैसा होता है? सूखा रंग। अच्छा अच्छा। तो सूखे रंगों से होली खेली जाती है। जी जी। और फिर उसके बाद में लंच होता है। जी। सब लोग वहाँ पे इकट्ठे, मंदिर में ही होती है। जी जी जी। तो वहाँ पे जो है हम सब एंजॉय करते हैं होली को। जी जी। फिर उसके बाद में और दूसरे त्यौहार, जैसे त्यौहार आते हैं जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो आते हैं, उन सारे उत्सवों को आप भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाते हैं। फिर 15 अगस्त आ जाती है, तो वो तो जी हमारे लिए है ही सबसे बड़ा दिन। जी जी। वो मनाते हैं हम। उसमें परेड भी निकाली जाती है और जी बड़ा अच्छा एक जो है माहौल बनता है। वाह वाह। हमारा साहित्य रथ भी उसी परेड में निकलता है। वाह 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 वाह। चलिए, अभी आपने एक कनाडा न्यूज़पेपर की बात की। हाँ जी। वो न्यूज़पेपर आप निकालते थे, उस न्यूज़पेपर को, वो न्यूज़पेपर हिंदी था या इंग्लिश था, और उसे निकालने की प्रेरणा आपके मन में कैसे जिज्ञासा हुई? एक्चुअली जब मैं अमेरिका में था तो मैं बहुत सारे न्यूज़पेपर से वहाँ जुड़ा रहा जी। वहाँ पे सबसे पहले एशिया ऑब्जर्वर एक न्यूज़पेपर था। हमारे एक कश्मीरी थे,
जी। वो चलाते थे। और उनकी एक मैगज़ीन भी थी कश्मीर टुडे, तो उसका मैं चीफ एडिटर था। और जो ये है उसका मैं कमर्शियल एडिटर था जी। एशिया ऑब्जर्वर का। फिर उसके बाद में मैंने एक मैगज़ीन ज्वाइन की, ग्लोबल ट्रेड टाइम। वो वर्ल्ड वाइड मैगज़ीन थी, उसका मैं चीफ एडिटर रहा हूँ। साल भर मैंने उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद में एक अखबार थी इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट का मैं डायरेक्टर प्रमोशंस रहा। फिर कालांतर में हमारा प्रोग्राम बन गया कि हम वापस कनाडा आ जाएं। अमेरिका 3 साल हम अमेरिका में रहे। तो जब वो प्रोग्राम बना तो मैंने जो हमारे अखबार के मालिक थे उनसे मैंने बात की कि मैं क्या अब वापस कनाडा जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ अगर आप चाहें तो मैं पहला दुनिया का इंटरनेशनल लॉन्च ऑफ ए न्यूज़पेपर मैं कनाडा में इंडिया पोस्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से 2 दिन का टाइम मांगा। 2 दिन बाद कहते हैं सरन गो अहेड, आई हैव मेड एवरी अरेंजमेंट, यू गो अहेड। तो फिर मैंने उसका इंटरनेशनल लॉन्च किया। वाह। 6 महीने हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ अमेरिकन और कैनेडियन भाषा जो है इंग्लिश ही, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और दूसरा क्या है कि वहाँ पे कमर्शियल बहुत फ़र्क है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा हाई रेट है अपने जो पब्लिसिटी के, जबकि कनाडा में बहुत कम है। तो उनको इतना रेवेन्यू मिला नहीं जी अखबार से, तो धीरे धीरे वो बंद हो गई। फिर नवंबर 1999 में मैंने वहाँ पे अपनी पहली अखबार नमस्ते कनाडा, जो कि नॉर्थ अमेरिका की पहली हिंदी इंग्लिश पाक्षिक था, वाह, वो लॉन्च किया, जो कि जिसने कि अपने समय में बहुत नाम मुझे भी दिया और खुद भी कमाया। वाह, बहुत अच्छे, आपके अच्छे संस्मरण हैं। आपने बहुत मेहनत की है। 99 में आपने कनाडा नमस्ते निकाला, आपने नमस्ते कनाडा निकाला, उसके लिए साधुवाद है। और अभी भी चल रहा है ये पेपर? नहीं, नमस्ते कनाडा अब मैंने बंद कर दिया था जी। एक्चुअली मैं नमस्ते कनाडा निकाला, फिर मेरे को एक चांस मिल गया, एक टीवी चैनल मिल गई वहाँ पे जी, न्यू VR चैनल, पूरे ओंटारियो में जो दिखाई जाती, तो वहाँ पे मैंने 1 घंटा टाइम बाई कर लिया। वाह। तो और वहाँ पे मैं प्रोग्राम दिखाता था, क्या सीन है, तो फिल्मों के सीन दिखाया करते थे। तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों होस्ट होते थे उसके। क्या बात है। तो वो किया। फिर उसके बाद में एक रेडियो पे मुझे टाइम स्लॉट मिल गया, तो उस पे मैंने रेडियो खुशियाँ शुरू किया। क्या बात। तो एक साथ तीनों, मुझे एक ज़माना था, मतलब अपने ऊपर फ़ख्र होता कि मुझे मीडिया टाइकून कहते थे। क्या बात है, क्या बात। तो तीनों चीज़ें एक साथ, मीडिया टाइकून, मीडिया टाइकून, वाह। तो वो तीनों चीज़ें शुरू की। फिर उसके बाद में मेरी 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जॉब लग गई जी, हिंदी टीचिंग के लिए। वाह वाह। तो फिर वहाँ पे जो है करीब 6-8 साल पढ़ाया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। तो वहाँ पे 2 घंटे की तो क्लास होती थी, 1-1.5 घंटा, काफ़ी दूर था मेरे घर से यूनिवर्सिटी, तो 1-1.5 घंटा जाने का, 1-1.5 घंटा आने का, और हमें 2 घंटे ऑफिस में बैठना पड़ता था। हमें ऑफिस मिला हुआ था जी। तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम है या कोर्स संबंधी प्रॉब्लम है, क्वेरी हुआ करती थी, तो हमें उनको गाइड करना पड़ता था। जी जी जी। तो इसलिए वो तो करीब 7-8 घंटे निकल जाते थे। तो इतना टाइम निकल जाता था तो मार्केट नहीं जा पाते थे, क्योंकि वहाँ पे अखबारें बिकती तो हैं नहीं। वहाँ पे तो सबके सब जितना भी रेवेन्यू है आपके अखबार का या टीवी का या रेडियो का, वो सारा का सारा ऐड के थ्रू है जी। ऐड नहीं है तो आपकी वो घाटा शुरू हो जाती कंपनी। तो फिर धीरे धीरे जब लगा कि अब टाइम नहीं निकल रहा, तो सबसे पहले मैंने टीवी का शो बंद किया, क्योंकि $3,500 रुपये लगते थे एक शो का, $3,500। फिर उसके बाद में धीरे धीरे रेडियो शो भी बंद किया। फिर उसके बाद में जब मेरे बेटे ने कहा कि पापा आपका इतना अच्छा तो चल रहा है, अब अखबार भी बंद करो आपका। और मतलब जिसे कहते हैं कि बुरी बात ये रही कि जब सब कुछ बंद कर दिया तो नौकरी, वो भी जॉब भी ख़त्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे कनाडा और अमेरिका में
2010 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, तो रिसेशन के बाद में उन्होंने लैंग्वेज डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। ओह माय गॉड, तो हम चारों तरफ से खाली जमीन हो पर आ गए। तो ये उतार चढ़ाव वहाँ पे जी चलते जी, ये रहते। जीवन के संघर्ष है, ये उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम भारत और कनाडा की बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि भारत का मौसम और कनाडा का मौसम कैसे मैच करता है, कैसे मैच नहीं करता है, क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा नहीं होता है। अच्छा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के हिसाब से यहाँ अच्छा, जी वहाँ के हिसाब से वहाँ अच्छा। नहीं, क्यों- जो आप क्यों महसूस खतरा करते हैं। मोल नहीं। नहीं नहीं, मेरा मतलब जो आपका अनुभव, आपका शरीर, आपके हाँ, क्या ये महसूस करते हैं। वहाँ पे ये होता है कि अपने साल के 4 महीने गर्मी रहती है। तो गर्मी मीन्स 15 डिग्री से लेकर के और 35 डिग्री तक। 15 से 35 डिग्री, हाईएस्ट 35 रहता है। हाँ, क्या तो बात है। 35 में तो हम लोग बीच पे चले जाते हैं। अरे वाह। मतलब इतना ज़्यादा वो स्ट्रेट वो पड़ती है किरणें, जी तो वहाँ पे 35 बहुत हो जाता है। 35 कभी कभी 1-2 दिन 40 भी हो जाता है। गर्मी का हाहाकार हो जाता हाँ हाँ, वहाँ पे। तो लेकिन अपने बाकी जो सितंबर से लेकर के है। जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जी, अपने स्नो और ठंड। क्या बात, एंजॉय तो करते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या सिस्टम है, वहाँ पे सेंट्रल एसी है हर घर में। वहाँ पे कमरे टू कमरे कूलर वो नहीं लगे हुए हैं। हर घर में सेंट्रल एसी है, पूरा अंदर सिस्टम लगा हुआ। हर बिल्डिंग में, हर मॉल में, हर जगह वो है। जी और सर्दियों में हीटिंग चलती है। वाह। तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे मेरे घर की बात बताऊं, जी जी मैंने 23 डिग्री पे फिक्स किया हुआ। जी जब गर्मियाँ आती हैं तो मेरा एसी 23 डिग्री पे चलता है, जी, और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो एसी बंद कर देते हैं हम, हीटिंग चालू कर देते हैं। हीटिंग 23 पे रखता हूँ। क्या बात और कार में भी वही सिस्टम रखा हुआ है, जैसे ही कार ऑन करते हैं है। तो हम उसको 23 पे ले आते हैं। जी तो हमें ये जो मौसमी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये वेरिएशन हमारा ख़त्म हो गया जी कि जी कभी बहुत ठंड पड़ रही, कभी बहुत गर्मी पड़ रही, तो ये कंट्रोल्ड वो रखने से मौसमी बीमारियां वहाँ पे कम होती हैं। सर्दी जुकाम और ये जो चीज़ें यहाँ बहुत होती हैं, पोल्यूशन होता है, वहाँ पे पोल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं। वाह। तो वहाँ आप एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहते हैं, सर्दी, स्नो या गर्मी, हाँ, लेकिन जब इंडिया आते हैं तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो क्योंकि सर्दी भी माशाल्लाह है यहाँ और गर्मी भी माशाल्लाह है। मैं अपने मन को ऐसे ही समझाता हूँ कि इसी का देश से गए हैं भाई, इतनी कौन सी गर्मी लग रही। वाह वाह यहीं वाह, से गए, 45 साल तो यहीं रहे हैं जी जी जिंदगी के। जी जी 45 साल के बाद वहाँ पे गए हैं, हम्म, तो ठीक है, हम्म, तब बर्दाश्त किया था तो अब भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके ऑफिस में आया ही हूँ, जी जी आई जी, देख बिल्कुल कितनी बिल्कुल, गर्मी है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप अच्छी बातें कर रहे हैं और हमारे दर्शक बड़े ही मन से सुन रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि भारत की उपेक्षा कनाडा में अगर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा, और एक्सीडेंट के बाद भारत में तो हम जानते हैं कि क्या उस घटना के बाद क्या होता है, वहाँ कनाडा में क्या होता है, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। एक मैंने कविता लिखी थी, मुझे आपकी बात से याद आ रही है जी कि एक आदमी, दो आदमी सड़क पे जा रहे थे। एक ने पूछा तू कौन है बे, उसने कहा तू कौन है, तू कहाँ से आ रहा, तू कहाँ से आ रहा, और दोनों लड़ पड़े। और 2 सांप जा रहे थे उसी सड़क पे, जी दोनों ने, एक इधर से आ रहा है एक इधर से, जी, एक सांप ने दूसरे को देखा, दोनों गले मिले और बाद में पता लगा वो अच्छे दोस्त बन गए। तो वाह। यहाँ पे जो है थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती, जी लेकिन वहाँ पे जो है एक बड़ा अच्छा सिस्टम है कि कोई भी सड़क पे कैनेडियन जा रहा है, या जो हम लोग भी कैनेडियन हो जी गए, जी जी जी, तो हम जा रहे, सामने से कोई आ रहा है तो उसको विश जरूर करते। हमेशा ये एक परमानेंट वो हैबिट है कि हम उसको विश करते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जो भी है, सरदार जी आ रहे हैं तो सत श्री अकाल, नमस्ते, व्हाट्सएवर इट इज़, जी। वो करते हैं। तो एक अच्छा माहौल बना रहता है उसमें।
तो जो दुर्घटना होती है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? दो गाड़ियों में दुर्घटना हुई, फिर क्या होता है? वहाँ पे अगर दुर्घटना हो जाए, दो कारें भिड़ जाए या स्कूटर भिड़ जाए या जो भी है, तो वो जो है एक दोनों अपनी अपनी गाड़ी से उतरेंगे, एक दूसरे से इंश्योरेंस के पेपर्स जो हैं वो एक्सचेंज करेंगे, नाम वाम पूछेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस कई बार देखते हैं एक दूसरे को, क्योंकि कभी कभी कोई जो अपने यंगस्टर्स हैं वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे होते हैं, तो लाइसेंस जो नंबर ले लेते और वो लेते, और फिर अगर उनको लगता है कि डैमेज ज़्यादा हो गया गाड़ियों में तो उसी समय पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस वाला बुला करके वो जो है देखता है, समझता है कि क्यों हुआ एक्सीडेंट, कैसे हुआ। अगर $2000 से ऊपर का खर्चा है तो वो पर्ची बना देता है, स्लिप बना देता है कि तुम जो है अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लो जी। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को हम कॉल करते हैं और वो बता देते हैं कौन सी गराज में जाना है, और जहाँ तक दोनों पार्टियों का सवाल है वो दोनों हाथ मिला करके अपने बाय बाय करके निकल रहे थे। एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वाह वाह वाह। क्योंकि एक दो बार तीन बार उनको बात तो करनी पड़ती है जी 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 दोनों को, अगर गराज में जाना है जी, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है बजाय कि दुश्मनी होने की। मारपीट, दुर्घटना, लात घूंसे बजाने की जगह एक अच्छे मित्र एक दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मतलब मेरे से भी एक्सीडेंट तो होता ही है बट नेचुरल, तो लेकिन उनके साथ हफ्तों बातचीत बाद में होती रही। वाह वाह वाह, तो एक ये फ़र्क है, एक टेंडेंसी का फ़र्क है। यहाँ पे थोड़ी सी टेंडेंसी गर्म है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 45 साल आप भारत रहे, 45 साल की उम्र के बाद आपने कनाडा की नागरिकता ली और वहाँ रह रहे हैं, अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। आप 45 साल आपने इस भारत के साथ जिए, भारत की खुशबू के साथ जिए, भारत की मिट्टी के साथ जिए, भारत की आव हवा जो गर्मी और सर्दी रही। कभी आपको अचानक यकायक कभी ऐसा लगता है कि मुझे भारत जाना चाहिए, मुझे भारत माता की याद आ रही है, अपनों की याद आ रही है, भारत की मिट्टी की खुशबू की आवाज़ आ रही है? मैं तो वो कहते हैं ना कि मिस तो तब करे जब दूर हो जी। मैं तो इस मिट्टी के इतने करीब हूँ, और बल्कि मैं आपको बताऊँ एक इंसिडेंट मुझे आज तक याद है। जी जी, जी। आपने जब इस मिट्टी की बात की जी, तो जब हम पहली बार गए थे कनाडा से इंडिया से कनाडा गए थे तो हमारा राजा पार्क में जयपुर में मकान था, वो हम बेच के गए थे। तो उसके वहाँ से मैंने, क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता था, मेरे बेटे का बचपन भी वहीं बीता था, बेटे बेटी का, वहाँ से हम मिट्टी लेकर के कनाडा गए। वाह। उस घर से थोड़ी सी मिट्टी खोदी और एक उसमें डाल के पोटली में हम कनाडा ले गए थे। वाह। तो हमें तो भारत भूल ही नहीं सकता। वाह। आपके वो तो मंदिर में रखा हुआ, रोम में बसा हुआ है, और कनाडा के मंदिर में भारत की मिट्टी आपने सजो के रखी हुई है। देख लो क्या बात। तो हम तो भारत को वहीं जी लेते। वाह। लेकिन मैं करीब साल में एक बार तो आता ही आता हूँ। अभी इस साल ये हो गया कि मैं साल में दूसरी बार आ रहा हूँ और दूसरी बार आपसे मुलाकात हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं गई साहब। जैसा कि आपने बताया कि भारत आपके रोम रोम में बसता है, तो हमने ये महसूस किया है सूत्रों के हवाले से, सूत्रों के अनुसार, कि कनाडा के अंदर ज़्यादातर पंजाब के लोग ज़्यादातर बसे हुए हैं बतौर भारत के अन्य राज्यों के अलावा। ऐसा क्यों है? एक्चुअली वो होता है जो पहले पहुंचता है वो पहले ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाता है जी। ये जो अपने सिख लोगों का इतिहास है, मैं भी सिख हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता कि मैं सिख परिवार को बिलोंग करता हूँ। जी 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 जी। तो एक जहाज़ आया था वैंकूवर में जी, पानी का जहाज़ जो कलकत्ता से चला था। किस सन की बात है? ये करीब 1917 के आसपास की बात, करीब 100 साल से पुरानी बात जी जी जी। तो उस जहाज़ में बहुत सारे सिख यात्री आए थे, तो वो उनमें से कुछ जो है वो बस गए थे, या जो पूरा इतिहास मुझे नहीं मालूम,
जी। तो लेकिन उन वहाँ से ये शुरू हुआ था और वो खेती और मजदूर कहलाते थे। अच्छा अच्छा। तो खेती का काम और अपने ट्रांसपोर्ट का काम आज भी कनाडा क्या पूरे वर्ल्ड में अपने जो जी जी सिख बंधु हैं उन्होंने संभाला हुआ। जी जी जी। तो ये तो ये कारण है कि ज़्यादातर लोग पंजाब के ज़्यादा मिलते पंजाब हैं। के लोग ज़्यादा होता ही है। अब जैसे मैं जाऊंगा तो मेरे परिवार वालों को परिवार, बुलाऊंगा, रिश्तेदार और बंधु तो, मित्र सबको तो आदमी अपने इनवाइट अपने करते लोगों हैं। को बुला। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके लेखन में, आपके लेखन के लिए सबसे ज़्यादा किस स्थल से आपको प्रेरणा मिलती है? किस क्षेत्र से, किस स्थान से आपको प्रेरणा मिलती शुरुआत तो मेरी यहीं पे हुई थी भारत में ही। है? मैं जैसे आपको बताया कि 6th ग्रेड जयपुर। से जी जी जी। मैंने लिखना शुरू कर दिया था। हम्म। फिर उसके बाद में जो है थोड़ा सा पब्लिक राइटिंग जो है उस पर आ गया। मैं मेरे अखबारों में ग्रैशोवा, कदम्बनी, हम्म। सरिता, मुक्ता, हम्म। इन सब मैगजीन्स में मेरे लेख छपने शुरू हो गए। जी 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 जी। तो फिर धीरे धीरे जो है बुक्स की तरफ बढ़ा मैं। एक मैंने मैगज़ीन निकाली, एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ। एक किसी की मैगज़ीन थी, उसका मैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैगज़ीन थी, उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन किया करता था और यहाँ पे मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लिया करता था जब मैं इंडिया में था। जी 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 जी। तो मेरे ही एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप दूसरे की मैगज़ीन को ट्रांसलेट करो, आप अपनी मैगज़ीन क्यों नहीं निकालते? तो उसने फिर जो है मैंने फ्लुएंट इंग्लिश मैगज़ीन निकाली थी, वाह, स्पीकिंग एंड राइटिंग। जी जी। तो वहाँ से मेरा एक प्रोफेशनल राइटिंग शुरू हो गया। मैगज़ीन निकाली, फिर उसके बाद में कुछ पब्लिशर्स ने देखा कि मेरी मैगज़ीन बहुत अच्छी चल रही है, तो उन्होंने कहा कि आप ये किताब लिखोगे इसके ऊपर। तो वो करते करते किताबों का दौर शुरू हुआ और मैंने लगभग 60 किताबें वाह वाह लिखी हैं पब्लिशर्स के जी लिए। जी 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 जी। उसमें IAS लेवल की, RAS लेवल की किताबें और अपने PO प्रोफेशनल ऑफिसर जो होते, तो मतलब कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के वो बहुत अच्छी बात। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी और हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, कई विषयों पर लिखा। अभी चर्चा कर रहे थे आप लेखन की और पुस्तकों की। आपने एक ऐसा बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली जिसे खट्टे मीठे कुछ करके नाम था। उसका अनुभव भी हमारे साथियों को, हमारे दर्शकों को साझा करें। आप खट्टे मीठे रिश्ते की बात कर रहे जी हैं। जी 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 जी। खट्टे मीठे रिश्ते का जो ये पहले मैं बता दूं क्या ख़ास बात है। ये दुनिया का पहला उपन्यास है जिसे 66 लोगों ने मिलकर लिखा। आज तक उपन्यास जो लिखे गए वो एक आदमी लिखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सलीम जावेद मिलकर लिख लेंगे। तो 2 एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं इसमें, 10 आदमियों ने मिलकर एक बार लिखा था, तो वो सक्सेसफुल हुआ था। आज से करीब 70, 80, 90 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, वो 11 लोगों को मिलके था। मैंने 66 लोगों को मिलके, क्या बात। मेरा कोशिश थी 101 राइटर्स की जी, लेकिन वो हुआ। तो दुनिया का पहला उपन्यास जो है आपने कनाडा से प्रकाशित किया, कनाडा से, और उसका लोकार्पण कनाडा में भी किया और इंडिया में भी किया। बहुत अच्छी बात। ये जो आपके 66 लोग थे, ये कनाडा और भारत के थे या अन्य देशों के भी? कनाडा, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, मॉरिशस, 7-8 कंट्री के लोग। वाह, ये हिंदी इंग्लिश में था या हिंदी में? नहीं, ये तो हिंदी का ऊपर, हिंदी के ऊपर था। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कनाडा में रहते हुए आपको भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को संजोने में आपको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे किया आपने? हिंदी क्योंकि इतनी पॉपुलर नहीं थी पहले। हिंदी में अखबार, हालांकि तब भी एक अखबार निकल रही थी, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं थी जी। इतना एक एक्सेप्टेड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, पंजाबी वहाँ की एक्सेप्टेड लैंग्वेज हो गई जी, या कैनेडियन लैंग्वेज तो वो इंग्लिश है या फ्रेंच है जी, तो वेल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं जी जी जी, वो नहीं थी हिंदी की जी। लेकिन नमस्ते कनाडा निकलने के बाद में लोग पहचानने लग गए कि हाँ,
हिंदी का भी अपना एक वजूद है। वाह वाह वाह। तो और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया, उसका फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, वैसे भी सपोर्ट किया। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि अखबार जैसे ही छपवाई, या तो आपने कोई डिलीवरी वाला रखा हुआ है, नहीं अगर आप खुद कर रहे हो, मैं खुद करता था पूरे टोरंटो शहर में। टोरंटो बहुत बड़ा शहर है जिसमें 10 बॉरोज हैं, जैसे ब्रैम्पटन, मिसिसागा, माल्टन, इटाबिको, जी जी जी, बर्लिंगटन, तो ये सब उसके छोटे छोटे शहर हैं। तो पूरे टोरंटो में मैं अखबार बांटा करता। क्या बात है। जितने भी स्टोर हैं वहाँ पे अपने ये वीडियो स्टोर, ग्रोसरी स्टोर और रेस्टोरेंट्स पूरे टोरंटो के। बहुत अच्छी बात। तो उसके कारण धीरे धीरे जो हिंदी प्रेमी थे वो जुड़ते चले गए। फिर कई लोग तो मुझे फ़ोन कर देते, गई साहब फलानी जगह अखबारें रख देना, मैं आगे वाह वाह। मतलब ऐसे ही लोगों ने। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपने भारत के अलावा कनाडा में भी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खूब पुरजोर काम किया है। ये हमारे आपके लोगों ने उत्साहित किया। जी 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 जी, इसलिए जो है वो काम बढ़ता है। बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि भारतीय संस्कृति और कनाडा संस्कृति में रहते हुए आपके लेखन को कैसे प्रभावित किया? जो वहाँ पे देखना, जो वहाँ का खुलापन और यहाँ का जो एक आदर्शपन, उन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो उसमें से जो एक निचोड़ निकलेगा, वाह, उस निचोड़ को मैंने कोशिश की है कि मैं, और कई बार फेसबुक पे कई लोग जो है मेरे के खिलाफ भी लिखते हैं जी कि ये क्या लिखा, लेकिन हमेशा मन सुहाती थोड़ी लिखी जानी। जी जी जी, कभी कभी ठग वो भी होना चाहिए कि हाँ भाई वाह वाह वाह, किस रास्ते जाना चाहिए। वाह वाह वाह। आप खुले मन से लिखते हैं, चाहे कनाडा हो या भारत हो। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे दर्शक जानते हैं, सभी साहित्य प्रेमी जानते हैं कि आपने कनाडा में रहकर एक साहित्य हिंदी यात्रा का भी समागम किया, उत्सव किया। उसकी शुरुआत कैसे हुई उसकी भी विस्तृत आप जानकारी। साहित्य रथ की बात कर रहे हैं? जी 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 साहित्य रथ का भी अपना एक इतिहास है। जी। मेरे मन में आता था जब ये 26 जनवरी को परेड निकलती है भारत में, तो मेरा मन आता था कि एक साहित्य की भी परेड निकलनी चाहिए। साहित्य के तो कोई वो ही नहीं है। तो उस एक दृष्टिकोण को सामने रखकर मैं वैसे भी हर साल भारत आता ही हूँ। यहाँ पे आके साहित्यिक मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता हूँ, कवि सम्मेलन अटेंड करता हूँ। तो मेरा एक कार्यक्रम चल रहा था डूंगरपुर में, 2 दिन का एक कार्यक्रम था जिसमें जो है मेरे को ऑनर करने के लिए उन्होंने कनाडा बुलाया था जी। तो वहाँ पे दूसरे दिन जब आखिरी प्रोग्राम चल रहा था तो वहाँ पे मेरी स्पीच थी। तो वहाँ मैंने ये जो है एक इच्छा प्रकट की कि मैं चाहता हूँ कि एक साहित्य रथ की भी स्थापना हो, लोग जो है इससे जुड़ें आके और देखें, साहित्य की भी झांकी निकलनी चाहिए जी। तो मेरे बाद में वहाँ से डूंगरपुर के जो कलेक्टर हैं उनका लेक्चर था। तो उन्होंने मेरे को एश्योर किया मंच से ही, कहते हैं भाई साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुनिया का पहला साहित्य रथ डूंगरपुर से निकलेगा। वाह 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 वाह। तो और उन्होंने ये कर दिखाया। जब उसका टाइम आया 26 जनवरी का अगले साल, तो दीप्ति जी वहाँ पे थी जिन्होंने मेरा वो किया था, तो उन्हीं को इंचार्ज बनाया उन्होंने और अपने डूंगरपुर में साहित्य रथ उन्होंने निकाला। वाह। उस साहित्य रथ से प्रेरित होकर फिर मैंने सोचा अगर डूंगरपुर में निकल सकता तो कनाडा में क्यों नहीं निकल सकता, टोरंटो में क्यों नहीं। फिर मैंने वहाँ की संस्था पैनोरामा उनसे बात की कि मैं इस तरीके से ये एक ऐड करना चाहता हूँ। वहाँ पे 15 अगस्त को परेड निकलती जी। तो उस परेड में मेरा भी एक जो है झांकी शुरू हुई, ऐड किया उन्होंने। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था बातचीत में कि इंडिया में 27 फुट के ट्रक होते हैं और कवर्ड होते हैं जी मोस्टली जी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है 53 फुट के ट्रक होते हैं और 15 फुट का आगे होता है
फ्रंट होता है, ट्रैक्टर होता है, जी जी उसको ट्रैक्टर और ट्रेलर बोलते हैं। जी। तो 53 फीट का जो ट्रेलर था उसको मैंने यूज़ किया, चारों तरफ उसके जो है डेकोरेशन की, पोस्टर भी बनवाए अपने हिंदी के कवियों के, साहित्यकारों के, जी सब जी जी वो सारे बनवाए, पोस्टर बैनर बनवाए, बहुत कुछ वहाँ पे वो डेकोरेट किया उसको। जी और अंदर जो है जो फ्लैट बेड होता है जी। उसके ऊपर कुर्सियाँ बिछा करके उनको बांध दिया रस्सियों से ताकि हिले नहीं। और फिर क्योंकि जब वो ट्रैक्टर चलता है तो बड़े प्रेशर से चलता है, जी तो वहाँ पे सब कवियों को बिठाता था और पूरे रास्ते करीब 3 घंटे वो परेड चलती। वाह, 3 घंटे हमारा कवि सम्मेलन चलता रहा। क्या बात है, क्या। और वहाँ के न केवल हमारे भारतीय दर्शक बल्कि जो कनाडियाई दर्शक हैं वो भी वहाँ पे उसका आनंद लेते थे। और करीब 3 लाख 4 लाख लोग सड़कों पे खड़े होते, उसके बीच में जो है कवि सम्मेलन होते हुए साहित्य रत्न निकलता, वाह, उसकी छटाई अलग होती थी। क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है ये आपने तो जो किया ये है। एक वहाँ पे इंट्रोड्यूस हमने किया। जी जी फिर उसके बाद में 3 साल हमने वहाँ पे किया। फिर 1 साल यहाँ पे भोपाल में एक महिला हैं अनुश्री जी, वो विश्व हिंदी संस्थान की MP घटक की इंचार्ज हैं जी। उनके और सहयोग से जो है एक हमने क्रूज़ लिया, किराए पे लिया पूरा, और क्रूज़ के ऊपर जो है कवि सम्मेलन किया और उसको हमने नाम दिया लहरों पर कविता। वाह, वहाँ पे क्रूज़ के ऊपर साहित्य रत्न निकाला। क्या बात है, तो क्या एक इनोवेटिव जो है वो और लोगों को बहुत पसंद भी आया। जी जी, तो एक नया प्रयोग आपने किया तो साहित्य के लिए, बहुत अच्छी बात है। आपने हिंदुस्तान की शैली को कनाडा में भी किया, कनाडा में भी हिंदी का प्रचार प्रसार किया, साहित्य का प्रचार प्रसार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कनाडा से चलकर हमारे प्रोफेसर सरन घई आए हैं और अपने मन की बात हमारे ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में कर रहे हैं। और हमें जाहिर है आपके कमेंट्स से और आपके लाइक से और आपके शेयर से पता लग रहा है कि आप बहुत पसंद कर रहे हैं, और अपने भावपूर्ण कमेंट्स भी अवश्य करिएगा। सरन घई जी, हम चलते चलते एक और प्रश्न करेंगे कि आप भारत के युवाओं को, कनाडा के युवाओं को हिंदी साहित्य के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? उससे पहले मैं मेरी किताब बड़ी महत्वपूर्ण है जी, मैं उसका चर्चा जी जरूर करना जरूर चाहूँगा। जरूर, श्योर श्योर श्योर। मैंने दुनिया की सबसे लंबी हिंदी की कविता जी, मुक्तिपथ प्रेम पथ महाकाव्य गीत की रचना की है, वाह वाह, जिसमें 555 6 लाइन के छंद हैं, कुल 3330 पंक्ति है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो वो एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण काम जी किया। फिर उसके बाद में मैंने गिनीज बुक वालों से बातचीत की थी उसके बारे में कि इसको रिकॉग्नाइज करो, तो उन्होंने उनका जवाब आया कि हम जो है ये हमारी कैटेगरी में नहीं आता कि लॉन्गेस्ट पोइट्री, क्या बिगेस्ट पोइट्री। जी 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 जी। तो इसलिए फिर उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने अपना इनाम शुरू कर दिया था। तो मैंने अपना एक अवार्ड ग्लोबल बुक ऑफ लिटरेचर अवार्ड्स जी शुरू किया, जिसमें ट्रू मीडिया जी को भी जी जी नवाजा। जी 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 जी, बिल्कुल। तो वो हम साक्षी हैं इस बात के। तो इस तरीके से जो है हमारी साहित्य यात्रा अद्यतन जारी है जी और जी, कोशिश करेंगे जब तक उंगलियों में लिखने का दम है वाह, ये निरंतर चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमारे दर्शकों को, हमारे अभिभावकों को, भारतीय युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि हिंदी को मत छोड़ो। हिंदी को छोड़ दिया तो आपने अपनी पहचान छोड़ दी। मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया, बड़ा इम्पोर्टेंट एग्जांपल जी है जरूर जरूर। हिंदी के ही बारे में। हिंदी मैंने अपने घर पे आपको जैसे बताया कि मैं कंट्रोल में रखी। मेरा ग्रैंडसन अपने स्कूल में अकेला स्टूडेंट है जो हिंदी बोल सकता है, क्या बात, पूरे स्कूल में। और अभी पिछले दिनों में वहाँ पे उसके स्कूल में 3 इडियट्स पिक्चर दिखाई गई। वाह, उसमें आमिर खान का कोई डायलॉग है, जी जी जी, बड़ा टेक्निकल कुछ वो एक्सप्लेन करता है, तो उन वहाँ के बच्चों को तो कहाँ से समझ में आती। तो इसको जब मेरे बेटे पोते को इसकी क्लास में से बुलाया गया, इसने आकर के वो डायलॉग सुना और उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया। वाह, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि आपके घर हिंदी में आती हिंदी है,
आपके घर में हिंदी है, आपके दिल में हिंदी है, तो दिल्ली कनाडा में भी हिंदी आपके पोते ने इससे इम्पोर्टेंस जो है ज़्यादा मैं हिंदी नहीं की हो सकता। बता नहीं सकता। और दूसरी बात, मेरी बेटी जो है वो एयर कनाडा में एयर होस्टेस है। उसकी जॉब इसलिए लगी क्योंकि वो हिंदी बोलती। वाह, बढ़िया। हिंदी के कारण उसकी जॉब लगी। तो जो लोग कहते हैं कि हिंदी के कारण जॉब नहीं लगती, हिंदी तो वो है और ये है, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि अगर कनाडा में हिंदी की इतनी महत्ता है तो अपने देश में क्यों तुम जो है हिंदी को एक पिछड़े उसकी संज्ञा दे रहे हो। हिंदी जैसी भाषा तो पूरी दुनिया में नहीं है। ये बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, मैं इसका अध्ययन करना चाहिए। लिखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए। और न केवल विद्यार्थियों या मैं आम लोगों को कह रहा हूँ, मैं तो सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी को प्रोत्साहित करो। हिंदी को अगर आप राष्ट्रभाषा बना देते हो तो 80% जनता जो है इस देश की वो हिंदी स्पीकिंग जनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके, अगर मैं राजनीति की भाषा में बात करूं तो 80% वोटें पक्की हैं। आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ तो सही। तो वैसे ही कनाडा में अगर मैंने जाकर के हिंदी का इतना वो किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया हिंदी को, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ तो अब पहले से घर बना हुआ, सिर्फ घर से निर्वासित कर दी गई हिंदी, उसको वापस आप घर पे ले आइए, घरों से शुरू करिए, नौकरियों तक और सरकार तक अपने आप पहुँच जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और हमारे हिंदुस्तान के निवासियों के लिए हिंदी को अपनाने की बात की, हमारे नौजवानों को हिंदी में बात करने की बात की, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। प्रोफेसर सरनघई जी, आपने कनाडा से भारत आए, हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान के दिल्ली में आप आए और दिल्ली में ट्रू मीडिया के लिए, पॉडकास्ट के लिए आपने समय निकाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन आपका। मैं तो पूरा का पूरा धन्यवाद ट्रू मीडिया को और ओम प्रकाश प्रजापति जी को देना चाहता हूँ। जी। उन्होंने एक मौका दिया कि मैं अपनी बात को जनता तक पहुँचा सकूँ। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।